हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज की इस क्लास में यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की क्लास 2 पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पेपर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका सब टॉपिक 2। ठीक है, जो कि क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो इसको अच्छे से डिटेली हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ताकि क्वेश्चन जो भी बने एग्ज़ाम में एटलीस्ट हम लोग ऑप्शन तक पहुंच जाए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या है। क्लियर? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोडक्शन। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ कि प्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन, किसी चीज़ को बनाना, वो होता है क्या? प्रोडक्शन, है ना। जब इंडस्ट्रियल लेवल की अगर मैं बात करूँ, जो इनपुट से रॉ मटेरियल से इनको जब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू आउटपुट, इनपुट को जब ट्रांसफॉर्म कर देंगे आउटपुट, इसको सिंपली क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, है ना। जिससे क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या यूजफुलनेस। राइट, तो देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू आउटपुट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल क्रिएशन को ही हम लोग लाइक प्रोडक्शन बोले, है ना। इवन ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, ये सब से भी क्या होता है? यूटिलिटी मिलता है ना। सो दिस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। क्लियर? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपली प्रोडक्शन? अभी हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को शायद पता होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हम लोगों ने अभी तक तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते आ रहे हैं ना, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ये है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज की कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी को भी हम लोग मान सकते हैं एज द 5th फैक्टर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि समहाउ टेक्नोलॉजी भी क्या होता है, एट द एंड इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, है ना। और आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो बहुत फेमस जो रील में चलता है ना, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया, तो उसी तरह। ठीक है, तो चलिए, लैंड की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली क्या है? लैंड नेचुरल रिसोर्स, आपको पता है, तो ये भी एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। लेबर यानी कि ह्यूमन एफोर्ट जो देता है ताकि कोई एक प्रोडक्ट की, जो एक कोई प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्शन होता है, उसमें ह्यूमन एफोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए, तो लेबर। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो मैन मेड रिसोर्सेज, इंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजर और रिस्क टेकर, और एट द एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, आई रियली होप यू ऑलरेडी नो दिस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। तो इस स्लाइड को समझाने के आगे मैं आप लोगों को इस स्लाइड में लेके चला जाती हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक टेक्निकल रिलेशनशिप है, इनपुट और आउटपुट को दिखाता है। ठीक है, कैसे इनपुट्स जो है, इन इनपुट्स को इस्तेमाल करके कैसे हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ये दिखाता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सो इट्स अ टेक्निकल रिलेशनशिप जो दिखाता है कि जो इनपुट्स दिया है उसी इनपुट्स में से हम लोग कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? एंड इट ऑल्सो हेल्प टू एनालाइज द प्रोडक्टिविटी एंड द इफिशियंसी लेवल। क्लियर? अभी इस स्लाइड में आइए। तो अभी मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रही थी। राइट, इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, या बोल सकते हो फंक्शनल रिलेशनशिप भी, है ना। जैसे कि इधर पे देखिए, लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब क्या है? इनपुट्स है ना। इनपुट से, इसी इनपुट से जब ये आउटपुट क्यों प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या दिखा रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन। इधर पे देखिए, आउटपुट, लेबर, कैपिटल, लैंड, टेक्नोलॉजी। राइट, तो क्या दिखाता है? कैसे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द गिवन इनपुट्स। व्हाट इज द थिंग विच शोज? प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। नाम से ही पता चल रहा होगा कि शॉर्ट रन मतलब क्या? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और लॉन्ग रन का मतलब क्या? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनपुट्स की शॉर्ट रन में, ठीक है, तो शॉर्ट रन में जो इनपुट्स होते हैं
या बोल सकते हैं हम लोग रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हम लोग इनपुट यूज़ कर रहे हैं आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वो सब क्या हो सकते हैं वेरिएबल। इसीलिए लॉन्ग रन में हर एक इनपुट्स क्या है वेरिएबल, बट इन केस ऑफ द शॉर्ट रन इनपुट्स आर नॉट ऑल वेरिएबल, दे आर व्हाट फिक्स्ड। क्लियर। तो टाइम अगर शॉर्ट रन में क्या होगा शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग रन में क्या होगा सफिशिएंटली लॉन्ग या लॉन्ग पीरियड, राइट। और जो लॉ यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ द शॉर्ट रन वो क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड इन केस ऑफ द लॉन्ग रन जो लॉ यूज़ किया जाता है वो क्या है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, एज मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्स्ड इनपुट, total output initially increases at an increasing rate, then at a diminishing rate and finally decreases. बेसिकली अगर आप लोग डायग्रामेटिकली देखना चाहो तो ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए ये है क्या टीपी टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो as more and more units of a variable input are added to the fixed input, जो वेरिएबल इनपुट है जितना ज़्यादा आप वेरिएबल इनपुट को फिक्स्ड इनपुट पे ऐड ऑन करते ही जाएंगे जो टोटल आउटपुट है, ठीक है, या टोटल प्रोडक्ट है वो इनिशियली तो ऐसे इंक्रीज होगा है ना, एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर ठीक है इंक्रीज होगा लेकिन एट ए डिमिनिशिंग रेट, और फाइनली क्या होगा डिक्रीज ऐसा, ठीक है। तो ये डायग्राम है बेसिकली रिलेटेड टू द टोटल प्रोडक्ट विच इज़ ऑफ द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये हम लोग बेसिकली कौन सा पीरियड का बात कर रहे हैं शॉर्ट रन। क्लियर। ओके, अभी बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। पहले इधर पे एक बार मैं रीडिंग करा देती हूँ फिर आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट अभी मैंने समझाया, थोड़ा बहुत आप लोग का माइंड में वो पिक्चर तो रह गया है ना, कैसा था समहाउ लाइक दैट, राइट। तो देखिए फिर मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और फिर उनका नेचर, इंक्रीजिंग हो रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट और फिर डिक्रीज, है ना। और मार्जिनल प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, पहले तो इंक्रीज हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, बाद पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है ना, और फाइनली क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसके नीचे जाने से क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना। अगर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की तो एवरेज प्रोडक्ट, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एवरेज प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है और फिर जितना डिक्रीज होता ही रहेगा और डिक्रीज होता ही रहेगा, लेकिन इट विल नॉट बी नेगेटिव। क्लियर, इट विल रिमेन अबव दिस लाइन। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट AP विच इज़ द एवरेज प्रोडक्ट। मैं अच्छे से समझाती हूँ, चलिए इससे समझाती हूँ। देखिए एक मिनट, हाँ मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो अच्छे से आप लोग को दिखाई देगा। तो ऐसे समझाती हूँ, ठीक है। दो लाइन ले लेती हूँ, ये है टोटल प्रोडक्ट, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट और ये ले लेती हूँ मैं एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, फिर भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट ए डिमिनिशिंग रेट, और फाइनली क्या हो रहा है डिक्रीज, राइट, नेगेटिव। अगर मैं बात करूँ मार्जिनल प्रोडक्ट की तो पहले तो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर जाके क्या हो गया नेगेटिव। एवरेज प्रोडक्ट की बात करूँ तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर और डिक्रीज हो गया, है ना। तो ये है एवरेज प्रोडक्ट और ये है टोटल प्रोडक्ट और ये लाइन क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर। तो यही चीज़ लिखा है इधर पे कि टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगा, टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगा फिर क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिश। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज
फिर डिक्रीज, बाद में नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशन। तो 3 प्रोडक्ट मैंने बताया कॉन्सेप्ट अभी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्या है मैं समझाती। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या, प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना भी आउटपुट्स है, अगर उन सब आउटपुट्स की हम लोग समेशन कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। क्लियर? और अगर मैं बात करूँ एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट मतलब वो जो टोटल प्रोडक्ट मैं बोल रही हूँ, है ना, उस टोटल प्रोडक्ट में से एक लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक लेबर उस टोटल प्रोडक्ट में से कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये दिखाता है हम लोगों को एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर? और मार्जिनल प्रोडक्ट ये बताता है कि जो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, उस टोटल प्रोडक्ट में से अगर हम लोग एक एडिशनल और एक लेबर ले आए तो उस लेबर से कितना चेंजेस हो जाएगा उस टोटल प्रोडक्ट में, ये दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा आउटपुट जो कौन प्रोड्यूस करेगा, वो वन मोर लेबर, है ना, जो हम लोगों ने एडिशनल हायर किया था, तो वो दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। होप ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मीन्स समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट्स और समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब पर यूनिट, मतलब बोल सकते हैं कि एक लेबर कितना आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एडिशनल लेबर जो हायर किया है उससे आउटपुट में क्या बदलाव आया है, कितना आउटपुट बढ़ा है, ये दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, अभी रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी, एमपी मैंने डायग्रामेटिकली दिखा दिया है कि जब एमपी इज ग्रेटर देन एपी, है ना, तो एपी क्या होगा, राइज। When MP is equal to AP, AP is maximum. When MP is less than AP, AP falls. फिर से एक बार दिखा देती हूँ, इधर पे देखिए, इसको इधर ले देती हूँ। ओके, ये है MP और ये है, अच्छा नहीं हुआ है ये वाला डायग्राम, इसको ले लेती हूँ AP, ठीक है। तो अभी देखिए, when AP is greater than, when MP is greater than AP, ये है MP। जब MP ग्रेटर है, जब MP ग्रेटर है AP से, ये वाला पोर्शन, है ना, तो क्या हो रहा है, AP राइज हो रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल AP राइज हो रहा है। जब MP इज इक्वल टू AP कहाँ पे हुआ, इधर पे, है ना, तो AP क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे है। और जब MP इज लेस देन AP, AP के नीचे MP ये दिखाई दे रहा है, तो AP का क्या कंडीशन हो रहा है, AP भी तो गिर जा रहा है ना। वो बोल रहा है कि अरे मेरा फ्रेंड MP भी गिर रहा है तो मुझे भी गिरने ना, MP भी गिर जा रहा है मेरा फ्रेंड तो मैं भी गिर जाती हूँ, तो MP भी गिर जाता है, ठीक है, AP फॉल्स। ओके, होप क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। आइए, when all the inputs are increased in the same proportion, output may increase more, equal or less than proportionately. बेसिकली इसको आप लोग ऐसे समझे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अच्छा मैं समझाती हूँ, इसी स्लाइड में समझा देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, हाँ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, या बोल सकते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग बोलते हुए ही आप लोग को समझ जाना चाहिए कि जब हम इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे तो इनपुट्स को इंक्रीज करने की वजह से आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। पकड़ लेते हैं, इनपुट दिया है मैंने 2, तो आउटपुट मुझे मिलेगा 4, तो इनपुट इंक्रीज किया है तो आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये दिखाता है क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मतलब अगर 2 इनपुट तो आउटपुट भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जितना इनपुट उतना आउटपुट।
तो ये है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर मैं बात करूँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का, तो मतलब अगर आपने 2 इनपुट दिया है तो आपको मिलेगा 1 आउटपुट। ठीक है, आउटपुट जितना इनपुट्स दिया है आउटपुट आपको कम मिलेगा, तो ये दिखाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इन द लॉन्ग रन। ठीक है, और शॉर्ट रन में हम लोगों ने क्या पढ़ाया किया था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट? ओके, यही चीज़ सेम लिखा है जो मैंने समझाया। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर इंक्रीज किया आउटपुट इंटू 2 तो आउटपुट इंटू 3 से बढ़ेगा। अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीज होगा इक्वली, इनपुट को इंटू 2 टाइम्स बढ़ाया तो आउटपुट भी इंटू 2 टाइम्स बढ़ेगा। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, आउटपुट लेस देन इनपुट्स, मतलब इनपुट्स इनपुट्स जितना दिया आउटपुट उतना कम होगा। अगर आपने इनपुट इंटू 2 टाइम्स बढ़ाया तो आउटपुट आप लोगों को मिलेगा इंटू 1.5 टाइम्स, राइट, जो कि कम है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है दिस थ्री अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट एनालिसिस। तो आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, आइसोक्वांट कर्व पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है आइसोक्वांट। आप लोगों ने अगर मेरा कंज्यूमर बिहेवियर का वीडियो देखा तो आप लोग को समझ आएगा कि उधर पे मैंने क्या समझाया था, एक कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व, है ना। उसी तरह प्रोडक्शन में हम लोगों को मिलेगा आइसोक्वांट। ठीक है, आइसोक्वांट। इधर पे ले लेते हैं कैपिटल, इधर पे ले लेते हैं लेबर। ठीक है, बेसिकली आइसोक्वांट क्या बताता है कि जो भी कॉम्बिनेशन लीजिए आप लोग कैपिटल या लेबर का, आप लोगों को यही लेवल ऑफ आउटपुट ही मिलने वाला है। अगर आप कैपिटल बढ़ा दीजिए, लेबर को कम कर दीजिए, या लेबर को बढ़ा दीजिए, कैपिटल को कम कर दीजिए, जो भी आप चेंजेस करेंगे आप लोगों को आई ही मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है ये वाला, यही कर्व आप लोगों को दिखाता है कि द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? लॉकस ऑफ पॉइंट्स जो दिखाता है सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द चेंजिंग ऑफ द 2 और मोर इनपुट्स। क्लियर? तो ये है कुछ फीचर्स, जैसे कि देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं? बिल्कुल है। कॉन्वेक्स है ओरिजिन से, है कि नहीं? बिल्कुल है। नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब जितना हायर आइसोक्वांट्स आप लोग को देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा हायर आउटपुट, है ना, उतना ज़्यादा हायर प्रॉफिट मिलेगा प्रोड्यूसर को। और एक आइसोक्वांट दूसरा आइसोक्वांट को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था इन द कंज्यूमर बिहेवियर, उसी तरह आइसोक्वांट पे का थ्योरी पे भी एक आइसोक्वांट दूसरे आइसोक्वांट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और हायर आइसोक्वांट का मतलब हायर आउटपुट, और हायर आउटपुट से एक फार्मर को क्या मिलेगा, एक फार्म को क्या मिलेगा? हायर प्रॉफिट। क्लियर? ओके, आइसोकॉस्ट लाइन, है ना, आइसोकॉस्ट लाइन भी समझा देती हूँ। ये आइसोकॉस्ट लाइन क्या दिखाता है? ठीक है, आइसोकॉस्ट लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, यानी कि लेबर और कैपिटल, जो मैंने लिया था इधर पे कैपिटल इधर पे लेबर। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो वो कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर और कैपिटल जो एक फार्म परचेज कर पाएगा अपने बजट के हिसाब से। मतलब ये जो आप लाइन दिखाई दे रहे हो, इस लाइन को एक फार्म पार नहीं कर सकता क्योंकि उसका बजट लिमिट ही ये है ना। इतना हद तक ही वो कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकता है ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है, तो आइसोकॉस्ट लाइन, ये रिलेशन देखिए, C इज इक्वल टू WL प्लस RK। C मतलब टोटल कॉस्ट, W मतलब वेज रेट, और R का मतलब रेंटल रेट ऑफ कैपिटल, है ना, और L का मतलब लेबर, K का मतलब कैपिटल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था कंज्यूमर बिहेवियर में, उसी तरह प्रोड्यूसर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट किससे रिलेटेड है? प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, राइट।
तो एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होगा, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MPL बाय MPK इज इक्वल टू W बाय R। ये सब तो पता है, W क्या है, वेज है, R क्या है, रेंट है ना। वेज किसको मिलता है, लेबर को मिलता है। रेंट किसको मिलता है, रेंट हम लोग किसका लेते हैं, कैपिटल का, है ना। तो उसी तरह, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MPL बाय MPK इज इक्वल टू W बाय R। तो उसी पॉइंट पे एक प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो इधर पे तो फॉर्मूला लिखा है, लेकिन मैं समझा देती हूँ आप लोगों को कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, है ना। उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि एक कंज्यूमर को जब एक गुड्स ज़्यादा लेना होगा तो उसको डेफिनेटली दूसरा गुड्स को कम करना होगा, है ना। तो उसी सेम कॉन्सेप्ट को आप प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब, जब एक फार्म या एक प्रोड्यूसर, ठीक है, एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको दूसरा जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि उसको इक्विलिब्रियम में रहे वो, ठीक है। देखिए मैं समझाती हूँ। एक प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, उसको सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, एक यूनिट्स ऑफ एक जो गुड्स है उसको ज़्यादा उत्पादन करने के लिए उसको जो दूसरा गुड का जो उत्पादन है उसको थोड़ा कम करना होगा। क्लियर। तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। क्लियर। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन LK का फॉर्मूला क्या है, लेबर एंड कैपिटल का माइनस है आगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस ऑफ चेंज इन द कैपिटल बाय चेंज इन द लेबर, ठीक है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन पे आप लोग को देखने को मिलेगा आइसोक्वांसार कॉन्वेक्स। क्लियर। ओके, आई होप मैं जो समझा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, मैं क्लियर कर दूँगी। चलिए तो हम लोगों ने, अच्छा अभी बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल वर्सेस रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू फैक्टर की, ये देखिए पीरियड पहले देखते हैं, पीरियड, इनपुट्स, एग्जाम्पल, है ना। तो रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, लॉन्ग रन, और रिटर्न्स टू फैक्टर में शॉर्ट रन, ठीक है। क्या बोला मैंने, रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, लॉन्ग रन, और रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या है, शॉर्ट रन। इनपुट्स की अगर बात करें तो लॉन्ग रन में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इनपुट्स फिक्स नहीं होता है लॉन्ग रन में, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो इनपुट्स क्या हो सकते हैं, हर एक इनपुट वेरिएबल, तो ऑल वेरिएबल, ठीक है। रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड होता है, एक ही वेरिएबल, और अदर्स फिक्स्ड, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि लेबर एंड कैपिटल बोथ डबल्ड इन केस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, और लेबर चेंजेस कैपिटल फिक्स्ड इन केस ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन जो कि कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैथ्स भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, AL अल्फ़ा के टू द पावर बीटा, है ना। AL टू द पावर अल्फ़ा के टू द पावर बीटा, ये है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्मूला, ठीक है। और Q का मतलब क्या है, आउटपुट, L का मतलब लेबर, K का मतलब कैपिटल, A क्या है, इफ़िशियंसी पैरामीटर बोला जाता है इसको, है ना। L के आगे जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं वो, और A प्लस B दोनों को हम लोग मिलके क्या बोलेंगे, रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1 है तो क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स, मतलब जितना इनपुट उतना आउटपुट, ठीक है। जब आप देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 से अगर बड़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप लोग को देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मतलब आउटपुट इनपुट से ज़्यादा देखने को मिलेगा,
ठीक है। और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ लेस देन 1 तो आप लोग को देखने को मिलेगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स, मतलब जितना इनपुट्स उससे आउटपुट और कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इधर यही लिखा है, कांस्टेंट रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना, क्लियर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन है। एंड व्हाट इज इट? कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन को हम लोग इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, और इसका डिफिनेशन क्या है? परसेंटेज चेंज इन कैपिटल टू लेबर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान देखिए, याद करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो व्हाट इज इट? इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन का ये है फॉर्मूला। ठीक है, और कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? राइट, दिस वन। ओके, मूविंग अहेड, तो प्रोडक्शन की पार्ट मैंने कवर कर लिया है। अभी हम मूव ऑन करेंगे कॉस्ट के तरफ। ठीक है, सिंपल मैं पूछूं कि कॉस्ट क्या है तो क्या बोलेंगे आप लोग? खर्च है ना, खर्च। यही है मतलब कॉस्ट, कि जो आप एक चीज़ खरीदेंगे, है ना, खरीदने के बाद या खरीदेंगे, अच्छा खरीदेंगे बोलूँ तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, है ना, तो मैं क्या बोलूँगी? प्रोड्यूसिंग पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जब एक प्रोड्यूसर एक चीज़ को बनाता है तो थोड़ी ना उसके पास जादू से वो सामान आ जाता है, उसको खरीदना पड़ेगा, है ना, तो उस एंगल से वो एक कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए मैं सिंपल समझा देती हूँ, कॉम्प्लेक्स कर दिया शायद। देखिए, जब एक प्रोड्यूसर एक चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या चाहिए? इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो उसको थोड़ी ना उसको वो इनपुट्स रॉ मटेरियल्स फ्री में मिल जाएगा, उसको भी तो खरीदना पड़ेगा ना। तो खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए, है कि नहीं? तो वही पैसा जो एक प्रोड्यूसर खर्च करके जो इनपुट्स लाएगा, रॉ मटेरियल्स लाएगा, उसको सिंपली कॉस्ट बोल देंगे हम लोग, है ना। तो कॉस्ट क्या है? रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। ठीक है, इसके इंक्लूड करेगा एक्सप्लिसिट मनी और इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आप लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप लोग के पास ऐसा ऑप्शन है कि एट अ टाइम आप लोग दो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक ही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप पकड़ लेते हैं एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप तो आपने आप पकड़ लेते हैं हॉस्पिटल में भी अपना सर्विस दे रहे हो, आपका खुद का क्लिनिक पे भी सर्विस देते हो, तो आप तो दोनों जगह में एट अ टाइम नहीं रह पाओगे, है ना। या तो आप एक समय क्लिनिक रह पाओगे या तो एक समय आप हॉस्पिटल पे रह पाओगे अपना सर्विस देने के लिए। तो आपने जब चूज़ किया कि नहीं मैं अपने क्लिनिक में ही पहले सर्विस देती हूँ, तो उसी टाइम जो आप हॉस्पिटल में सर्विस नहीं दे पा रहे हो, है ना, तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। ठीक है, कि दोनों जगह में एक टाइम में नहीं रह पाना, एक ही जगह पे रह पाना, उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपली, है ना। तो क्लियर हुआ? तो कॉस्ट के अंदर आप लोग को एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखने को मिलेगा और इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्लियर। ओके, अभी हम बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एक आप लोग को देखने को मिलेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसका ओवरऑल कॉस्ट, तो उसके अंदर आप लोग को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखने को मिलेगा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या ये पैसा आपको देना ही पड़ेगा, आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरा 500 तो मंथली इस प्रोडक्शन में जाएगा ही जाएगा, आपको पता ही है, इट्स अ फिक्स्ड कांस्टेंट, है ना। जैसे कि एग्जांपल रेंट, मशीनरी, है ना, उसमें तो जाएगा ही जाएगा, आपको पता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मतलब आपको नहीं पता कि कितना जा सकता है, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल्स का प्राइस वेरिएशन होता रहता है ना, एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं रहेगा हमेशा। तो वही रॉ मटेरियल्स और लेबर क्या हो जाता है? वेरी। तो ये किसके अंदर आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड के अंदर आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर, जैसे कि रेंट, मशीनरी एंड ऑल। ओके, तो इन दोनों कॉस्ट को जब हम मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट।
क्लियर? ओके। डिराइव्ड कॉन्सेप्ट, अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जैसे कि AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या? जो देखिए इधर पे लिख देती हूँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि रेंट। तो जब हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? ओके। और अगर मैं बात करूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये दिखाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। क्लियर? और इसका शेप क्या होता है? बेसिकली यू शेप। और ये बोलना मैं भूल गई कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का क्या, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? एंड एक मिनट, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सिंपली एवरेज है तो इधर पे टोटल, कॉस्ट है तो कॉस्ट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो TFC, AVC होगा तो TVC। क्लियर? ओके। और ये क्या शेप होता है? ये भी यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द output, we get the marginal cost, and this is also U shaped. Okay, now let's look what is the relationship between them. MC cuts AVC and AC at their minimum points. Clear? तो marginal cost cuts average variable cost and average cost at their minimum points. Okay, next moving on to the long run cost concepts. लॉन्ग रन में जैसे कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है तो हर एक कॉस्ट भी क्या है? ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, राइट? फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा? वेरिएबल। फार्म्स चूज द ऑप्टिमल प्लान साइज। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द एनवेलप ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। यू शेप ड्यू टू इकोनॉमीज एंड दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की अगर शेप बात करें तो यू शेप्ड है। ठीक है, जैसे कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए फार्म चूज़ करता है ऑप्टिमल प्लांट साइज। ठीक है, और इसमें कॉस्ट क्या होते हैं? वेरिएबल। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या? देखिए, जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन होने के बाद जब बहुत प्रोडक्शन बढ़ जाता है, राइट? प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एट अ टाइम ऐसा आएगा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ने का स्टेज में जब पर यूनिट आउटपुट का दाम गिर जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है, तो क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होगा? जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से पर यूनिट आउटपुट का कॉस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वही सेम कॉन्सेप्ट अपोजिट में लीजिए कि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से पर यूनिट जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जब एक यूनिट का कॉस्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ये दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमीज डिक्रीजिंग कॉस्ट और दिस इकोनॉमीज में इंक्रीजिंग कॉस्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग कर्व। व्हाट इज लर्निंग कर्व? इट शोज दैट एवरेज कॉस्ट डिक्लाइंस एज cumulative output increases due to experience and efficiency, important in modern production analysis. तो लर्निंग कर्व बेसिकली इंपॉर्टेंट है मॉडर्न प्रोडक्शन एनालिसिस में। सिंपली समझा देती हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए, जब एक लेबर एक नया काम पे जाता है, ठीक है, एक प्रोडक्शन यूनिट में जाता है, तो पहली बार उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ लाइक क्या बोलूँ, उसको कुछ पता नहीं होता है, तो वो सीखने का फेज में होता है, राइट? एट दैट टाइम आउटपुट इतना बढ़ेगा नहीं, है ना? आउटपुट इंक्रीज तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन
कम्युलेटिव वे से, ज़्यादा नहीं होगा, टाइम पीरियड लगेगा, टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम से होगा, राइट। लेकिन उसमें क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, उसके दौरान। लेकिन जब एक लेबर सीख लिया, पकड़ लेते हैं सीख लिया, उसके पास क्या आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, उसके पास नॉलेज आ गया, तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस नॉलेज, उसके वजह से वो आउटपुट अभी प्रोड्यूस कर पाएगा, बहुत ज़्यादा लाइक कर पाएगा, लेकिन कम टाइम में, है ना। तो एवरेज कॉस्ट अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। तो जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगा और आउटपुट इंक्रीज होगा, क्यों, ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी, और यही चीज़ दिखाता है लर्निंग कर्व। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट है मॉडर्न प्रोडक्शन एनालिसिस पे। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी, इसको दिया है स्टिगलर एंड अदर्स, ठीक है, स्टिगलर। और ये क्या है, यू शेप ना होकर मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी बोलता है कि कॉस्ट कर्व्स क्या है, एल शेप्ड होता है। क्यों एल शिफ्ट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया है, स्पेशलाइजेशन आ गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इन सब के रीज़न के वजह से एल है, नॉट यू। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेशनशिप। रेवेन्यू आपको पता है कि जब एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा, रेवेन्यू। और उस प्रोडक्ट को बनाने के वक्त उसने जो पैसा लगाया है इन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स इनपुट्स, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट। तो रेवेन्यू और कॉस्ट, है ना। तो फार्म मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट कब, जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इस कंडीशन जब रहेगा तब फार्म मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट, और मार्जिनल कॉस्ट cuts द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ओके, with this we have completed the entire thing which are to be included in the concept of production and cost. I really do hope that you like the session, and I also do hope that you have understood well. Please tell me in the comment section that whether this session was useful for you, and please support me in this way so that I can continue. And with this, let me end today's session. Thank you.